जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर अब सिलसिला शुरू करते हैं भगत सिंह के मुकदमे का। हम लोगों ने इस श्रृंखला में देख लिया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली कांड में, असेंबली एक्शन में, असेंबली में जो उन्होंने बम फेंका था दोनों ने, उस मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 12 जून 1929 को उन्हें सजा सुनाई गई थी और सजा सुनाए जाने के दिन ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को वहां से, यानी दिल्ली से, अब तक वो दिल्ली जेल में रखे गए थे। याद रखिए, वो दिल्ली जेल जो अब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वो कभी दिल्ली जेल वो जगह हुआ करती थी। वहां से उसी दिन 12 जून 1929 को, जिस दिन सजा सुनाई गई थी, दोनों को दिल्ली से लाहौर ले जाने की तैयारी कर दी गई थी और ले जाया गया। ट्रेन से ले जाया गया। दूरी थी जो दूरी, जितना सफर करने में समय लगा वो लगा, लेकिन 12 जून को ही दोनों को ट्रेन पर बिठा दिया गया पुलिस के साथ और ले जाया गया। इधर सजा के बाद अपील हुई थी हाई कोर्ट में भी इस सजा के खिलाफ। तो हाई कोर्ट वाली जो अपील है और उसमें जो फैसला आया और जज ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने क्या कहा, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ ये सफर देख लेते हैं, दिल्ली से लाहौर अब इन दोनों को ले जाया जा रहा है। अब एक नए केस की शुरुआत होगी, सैंडर्स मर्डर एक्शन की। और इन लोगों को ये पता हो गया था कि अब हम पर वो मुकदमा भी चलने वाला, चूंकि सरकार तैयारी कर चूंकि सरकार तैयारी में लगी हुई थी और पूरे देश में यह मामला हो गया था कि सैंडर्स मर्डर का भी चलना है मुकदमा। कुछ तब तक गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी मुखबिर बन चुके थे, तो ये पता था कि इन लोगों की भूमिका भी है उस मामले में। तो 12 जून को इन्हें ट्रेन पर बिठाया गया। 2 अलग अलग डिब्बों में इन्हें बिठाया गया था और ट्रेन पर ये लोग बैठे। उससे पहले एक और जरूरी बात मैं बता दूं, जतेंद्र नाथ सान्याल जो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, नामचीन हस्ती, और भगत सिंह पर सबसे पहली भगत सिंह की जीवनी उन्होंने ही लिखी थी और उस किताब को लिखे जाने के एवज में इन्हें अंग्रेजों ने सजा भी दी थी। इन्हें सजा हुई थी, उस किताब को लेकर के मुकदमा चला था। वो किताब अब उपलब्ध है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो जितेंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है कि सजा सुनाए जाने से पहले ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अनशन करने का मन बना लिया था और इस संबंध में उन्होंने वहां दिल्ली के समाचार पत्रों में भी ये बातें रख दी थी कि हम लोग अनशन करने जा रहे हैं, और समाचार पत्रों ने भी सहानुभूति पूर्वक उनकी इन बातों को छाप दिया था कि हाँ भाई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अनशन करने जा रहे हैं आगे। ये इसलिए जरूरी था, देखिए अभी तक जब दिल्ली में थे ये मुकदमा इतना अधिक गूंज चुका था, बम जो असेंबली में फेंका गया था, कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली जेल में यूरोपीय कैदियों के समान ही रखा गया था। उन्हें वो सुविधाएं मिलती थी जो यूरोपीय कैदियों को मिलती थी, तो वहां दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब वो जान रहे थे कि मुझे सजा, अब जब सजा सुनाई जाने वाली है, और वो पहले से अंदाजा लग गया था कि सजा सुनाई ही जाएगी। जिस तरह से इस केस में एक तरफा सब कुछ किया जा रहा था, पहले से यह तय था कि चाहे जो सबूत हो, गवाह हो, कोई सबूत हो या ना हो, कोई गवाह हो या ना हो, सजा सुनाई जाएगी। तो सजा सुनाए जाने के बाद फिर इन्हें अपराधियों की श्रेणी में रख दिया जाना था। तो इसलिए दोनों ने मन बना लिए थे कि सजा सुनाए जाने के साथ ही हम लोग अनशन शुरू कर देंगे। कैदियों की स्थिति क्या थी इस बारे में दोनों अच्छी तरह से वाकिफ थे, और जतेंद्र नाथ सान्याल ने, जिन्हें जितेंद्र नाथ सान्याल और जतेंद्र नाथ सान्याल दोनों ही नाम जिनके बारे में आता है, उन्होंने लिखा है जब ये कि सजा सुनाए जाने से पहले ये तैयार हो चुके थे कि हमें अनशन करना है, और समाचार पत्रों में लिखा है। तो साथ में सान्याल ने यह भी लिखा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जानते थे कि जेलों में कैदियों के साथ, भारतीय कैदियों के साथ, खास तौर पर क्रांतिकारियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था। और सान्याल ने लिखा भी है कि 1916 में जो बनारस षड्यंत्र केस चला था, उसमें 11 लोगों की सजाएं हुई थी। उन 11 लोगों में से 3 जेल में ही टॉर्चर के कारण
कारण मर गए थे। एक और जो बंदी थे, कैदी थे, वो पागल हो गए थे। बाकियों की भी स्थिति ठीक नहीं थी। तो किस हद तक टॉर्चर किया जाता था ये आप अंदाजा लगाइए। अंडमान में 10 साल, ये किताब एक क्रांतिकारी ने लिखी थी जो वहां पर सजा काट करके लौटे थे, और उसमें उन्होंने बताया था कि किस हद तक टॉर्चर किया जाता था। तो अब इन्हें लड़ाई लड़नी थी अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने ठान लिया था दोनों ने कि हमें अंग्रेजों से हर तरह की लड़ाई लड़नी है, और इसीलिए अदालत को मुकदमा भी बनाया था कि अंग्रेजों की पोल खोलें। तो अब बारी थी अनशन की, और जब ट्रेन में ये बैठे तो अब वहां से हम लोग आते हैं। ट्रेन में क्या क्या हुआ, कैसे ये लोग रहे, ये अब हम लोग सुन लेते हैं बटुकेश्वर दत्त की जुबानी। बटुकेश्वर दत्त के बारे में लिखा है, भगत सिंह की भांजी हैं वीरेंद्र संधू, और उन्होंने किताब लिखी है भगत सिंह पर जिसका नाम है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि 8 सितंबर 1963 को जब बटुकेश्वर दत्त आए थे, याद रखिए इस घटना पर वीडियो पहले ही द फ्रीडम पर डाला जा चुका है, जब लंबे समय के बाद, संभवतः 33 साल हो चुके थे, 33 साल बाद माता विद्यावती से बटुकेश्वर दत्त का वो भावुक मिलन हुआ। तो 8 सितंबर 1963 को बटुकेश्वर दत्त जब पहुंचे थे भगत सिंह के घर माता विद्यावती से मिलने, तो वीरेंद्र संधू ने उनसे पूछताछ की थी कि अच्छा आप लोग वहां से आ रहे थे। बटुकेश्वर दत्त ने वहां जो कुछ भी बताया था उस यात्रा के बारे में उन्होंने किताब में लिखा है, और वही आज मैं आपको बता रहा हूं। दोनों को एक ही ट्रेन से वहां से ले जाया जा रहा था, दिल्ली से लाहौर, लेकिन डब्बे अलग अलग रखे गए थे, दोनों को एक डब्बे में नहीं बिठाया गया था। और दत्त ने कहा कि उनके साथ जो पहरे पर जो सार्जेंट था, जो पुलिसकर्मी थे, उन लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। बटुकेश्वर दत्त ने बताया था कि उसका व्यवहार, अंग्रेज सार्जेंट का व्यवहार इतना अच्छा था कि लाहौर स्टेशन पहुंचने से कुछ समय पहले उसने सरदार को मेरे पास भी लाया था। सरदार मतलब भगत सिंह। सरदार उन्हें पार्टी में, ऐसे उनका छद्म नाम तो रणजीत था, लेकिन सरदार भी लोग कहा करते थे पार्टी में उनके साथ ही। तो उन्होंने कहा कि सरदार को मेरे डब्बे में लाया था और हम दोनों मिले थे। इसकी आशा मुझे थोड़ी सी भी नहीं थी कि हम दोनों को मिलवाया जाएगा। 12 जून को दिल्ली से ये लोग चले, 14 जून को लाहौर पहुंचे, और बटुकेश्वर दत्त के मुताबिक 14 जून 1929 से उनकी भूख हड़ताल शुरू हो गई। याद रखिए कि दोनों को अलग अलग डब्बे में तो ले जाया गया ही, दोनों को जेल में भी अलग अलग रखा गया। अलग अलग जेल में, अलग अलग जेल के कमरों में नहीं, बल्कि बिल्कुल जेल भी अलग अलग। सेंट्रल जेल लाहौर में बटुकेश्वर दत्त को रखा गया, और मियां वाली जेल जो बहुत अधिक यातनादायक जेल जिसे कहा जाता था, मियां वाली जेल में भगत सिंह को रखा गया। लेकिन जब दोनों मिले बोगी में, पहले तो दिल्ली में इन लोगों ने बात कर ही ली थी कि अनशन हमें करना था, बोगी में भी, तो बटुकेश्वर दत्त कहते हैं कि सरदार ने मुझसे कहा कि याद है ना कि वहां पहुंचते ही हम लोगों को अनशन शुरू कर देना है। तो दत्त ने कहा कि हाँ ठीक है, याद है। और 14 को जब ये पहुंचे तो अपने अपनी जेलों में, वो जो मियां वाली जेल में भगत सिंह थे और सेंट्रल जेल में लाहौर में बटुकेश्वर दत्त, दोनों ने अनशन शुरू कर दिया। एक और तथ्य याद रखिएगा इस बीच कि उसी ट्रेन में, जिस ट्रेन से इन दोनों को ले जाया जा रहा था, भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह भी मौजूद थे, और ट्रेन जहां जहां रुकती थी वो जाते थे मिलने भगत सिंह से और बटुकेश्वर दत्त से। वीरेंद्र संधू ने लिखा है कि जब रास्ते में उन्होंने कुछ खाने पीने की भी पेशकश की थी, भगत सिंह से पूछा था कि कुछ खा पी लो, तो भगत सिंह ने कह दिया था कि नहीं, अब हम लोग अनशन पर हैं। मतलब मन बना लिया था, या एक तरह से कहिए कि 12 जून से ही वो अनशन पर चले आए थे। लेकिन विधिवत बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि हम लोग 14 जून से हम लोगों ने अनशन शुरू कर दिया था। वीरेंद्र संधू लिखती हैं कि उन्होंने पूछा बटुकेश्वर दत्त से भी कि अच्छा ये नहीं था कि आप तो अलग जेल में थे, वो दूसरे जेल में थे, तो लगता है था ये कभी लगा होगा कि वो अनशन भगत सिंह तोड़ देगा तो हम इधर अनशन किए हुए हैं, वो कुछ खा पी रहा होगा, वो अनशन खत्म कर चुका होगा। तो बटुकेश्वर दत्त ने कहा था कि नहीं, इसका जवाब दिया था कि जब ही हमारे सामने खाने की थाली आती थी तो मुझे तुरंत मेरे सामने सरदार का चेहरा आ जाता था कि वो भूखा होगा, वो चुपचाप अनशन कर रहा होगा, और फिर मेरी भूख मर जाती थी। मैं उतना ही दृढ़ हो जाता था अनशन पर
फिर मैं हो जाता था। और उन्होंने आगे कहा कि यही मैं जानता था कि यही हाल सरदार का भी होगा, भगत भी ऐसा ही कर रहा होगा। और इस तरह से हम दोनों को एक दूसरे पर इतना अटूट विश्वास था कि हम दोनों में से किसी के मन में आया ही नहीं कि हाँ दूसरे ने हड़ताल खत्म कर दी होगी, भूख हड़ताल खत्म कर दी होगी, अनशन खत्म कर दिया होगा, और हम दोनों ही अनशन पर अडिग रहे। तो ये किस्सा, अब इस किस्से को अभी यहीं पर, अब लाहौर में ये लोग पहुंच गए हैं, हम लोग मुकदमा भी देखेंगे पूरा, जो जहां से जैसे जैसे ये आगे बढ़ा है, तमाम गवाहियां भी हम लोग देखेंगे, किसने क्या कहा और क्या क्या हुआ अदालत में, कैसे न्याय का नाटक खेला गया और कैसे फिर अदालत का बहिष्कार भी किया क्रांतिकारियों ने, वो सब कुछ हम लोग अभी इस श्रृंखला में देखेंगे। एक सिर्फ अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि अपील जो हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में उस सजा के खिलाफ, असेंबली केस में जो इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई उसके खिलाफ अपील की गई थी, उसमें क्या जज ने कहा और वो क्या हुआ था, वो अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे। इस कहानी को अब यहीं पर विराम दे रहे हैं और बाकी बातें अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।